हेलो क्लास 6, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे बच्चों और अच्छे से खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6, शरीर में गति, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, मोशन करते हैं। कक्षा में उठकर हम अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। इन सभी क्रियाओं में हमारा सारा शरीर गति करता है। और अब यदि हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं तब हमारी उंगलियां गति करती हैं। ठीक है बच्चों, जब हम चलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी गति करती है, पैर गति करता है। जब हम लिखते हैं तो हमारा हाथ गति करता है और जब हम बोलते हैं तो हमारा जो हमारे होंठ है, हमारे जो लिप्स हैं वो मोशन करते हैं। जब हम मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तो हमारी गर्दन गति करती है। इन उदाहरणों में हमारा शरीर तो अपने स्थान पर रहता है, परंतु हमारे शरीर का कोई ना कोई भाग गति कर रहा होता है। आइए जानते हैं कि हमारे शरीर का कौन कौन सा अंग ऐसा है जो क्या करता है बच्चों, जो गति करता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, मानव में गति, मूवमेंट इन ह्यूमन। हड्डियां हमारे शरीर में एक ढांचे का निर्माण करके शरीर को आकार प्रदान करती हैं। हड्डियों का यह ढांचा कंकाल कहलाता है। मानव कंकाल 206 हड्डियों से बना है। यह निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करता है। यह शरीर को सहारा और आकार प्रदान करता है। यह नाजुक आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और यह शरीर के विभिन्न भागों को हिलाने डुलाने में सहायता प्रदान करता है। यह रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है बच्चों, अब आप ये देख सकते हैं। बच्चों ये देखिए, ये क्या है, ये मानव कंकाल है, यानी कि आपका स्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ढेर सारी हड्डियां हैं। ये जो पूरा हड्डियों का ढांचा है यही मानव कंकाल बनाता है। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, ये आपकी स्थिर संधि है। स्थिर संधि है, खोपड़ी है जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है। फिर ये क्या है, हल्के से घूमने वाली संधियां है। ये मेरुदंड है, हाथ और टांग है और ये मुक्त रूप से घूमने वाली संधियां हैं। ठीक है, अब क्या करता है बच्चों, ये शरीर को सहारा और आकार प्रदान करता है। यह नाजुक आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों को हिलाने डुलाने में सहायता प्रदान करता है और यह रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। मानव कंकाल के मूलभूत अंग, बेसिक पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। मानव कंकाल का अध्ययन करने के लिए हम इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, पहला बच्चों आपका है खोपड़ी। खोपड़ी मस्तिष्क की चोट से रक्षा करती है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो खोपड़ी है बच्चों, इसमें क्या है, इसमें हमारा दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है। सो खोपड़ी मस्तिष्क की चोट से रक्षा करती है। हमारे मुंह में निचले जबड़े को हिलाया जा सकता है तथा यह हमारे द्वारा भोजन चबाने और बात करने में सहायक होता है। यह एक साथ जुड़ी हुई बहुत सारी हड्डियों से बना होता है। निचले जबड़े को छोड़कर खोपड़ी में सभी हड्डियां स्थिर होती हैं। अब देखिए बच्चों, मेरुदंड, रीढ़, हम अपनी पीठ में एक लंबी हड्डी को महसूस करते हैं और यह हड्डी रीढ़ के रूप में जानी जाती है। यह एकल हड्डी नहीं होती और यह 33 छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है जो कि कशेरुक कहलाती हैं। यह मेरुज्जु को चारों ओर से घेरती हैं तथा हमारे मेरुज्जु की रक्षा करती हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पसली पिंजर। एक गहरी सांस लीजिए और उसे कुछ देर तक रोके रखिए। अब अपनी छाती और पीठ के बीच में से हल्का सा, अपनी छाती और पीठ को बीच में से हल्का सा दबाकर अपनी छाती और रीढ़ की हड्डी को महसूस कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियां विचित्र प्रकार से मुड़ी रहती हैं और वे छाती की हड्डी और रीढ़ की हड्डी को जोड़कर कटघरा बनाती हैं। रोचक तथ्य क्या है बच्चों, मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। यह कटघरा पसली पिंजर कहलाता है। पसली पिंजर हमारे हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा प्रदान करता है। अधिकतर लोगों में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं।
अवयव, हम दो जोड़ी अवयव रखते हैं। पिछले अवयवों यानी कि बच्चों टांगों का प्रयोग चलने के लिए किया जाता है। अगले अवयवों भुजाओं के प्रयोग से हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे वस्तुओं को उठाना और प्रयोग में लाना। श्रोणि अस्थियां, ये हमारे शरीर के पेट से निचले भाग को चारों ओर से घेरती हैं और ये अस्थियां कठोर होती हैं तथा मुड़ नहीं सकती और हमारे शरीर की सभी गतियां जोड़ों और पेशियों द्वारा संचालित होती हैं। जोड़ संधि, हमारे शरीर में तीन मुख्य जोड़ संधि पाई जाती है। सबसे पहले बच्चों क्या है? स्थिर संधि। स्थिर संधियों में कोई भी गति नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होता। हमारी खोपड़ी की अस्थियों के बीच की संधि स्थिर संधि के उदाहरण है। स्थिर या ना घूमने वाली संधियां जो खोपड़ी में होती है मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। हल्के से घूमने वाली संधियां, हल्के घुमाव वाली संधियों में बहुत थोड़ी सी गति होती है। इस प्रकार की संधियां अधिकतर कशेरुक के बीच होती है और हल्के घुमाव संधियां अन्य संधियों को सहारा प्रदान करती है। अब बच्चों है स्वतंत्र चल संधि। चल संधियां स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती हैं और हर प्रकार की गति कर सकती हैं। एग्जाम्पल है कोहनी घुटने की संधि। ये क्या करती है बच्चों? ये स्वतंत्र रहती है। ये कोहनी हमारी हर प्रकार से घूम सकती है। स्वतंत्र चल संधि कई प्रकार की गतियों को करने में सक्षम होती है। हमारे शरीर की चार मुख्य चल संधियां हैं: कंदुक खलिक्का संधि, धुराग्र संधि, कब्जा संधि और सरकने वाली संधि। बच्चों ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कंदुक खलिक्का संधि, इस संधि में एक अस्थि की कंदुक गेंद जैसी होती है सतह और दूसरी अस्थि की एक खोखली कटोरी में लगी होती है। इसको बॉल एंड सॉकेट भी कहते हैं। कंदुक खलिक्का संधि सभी दिशाओं में अधिकतम गति करने में सहायक होती है। एग्जाम्पल है कूल्हे और कंधे की संधि। धुराग्र संधि बच्चों, इस संधि में एक अस्थि की गोलाकार सतह दूसरी अस्थि द्वारा निर्मित छल्ले में लगी होती है और इस प्रकार एक अस्थि जो है वो अन्य अस्थि पर घूमने योग्य होती है। हमारी गर्दन को सिर से मिलाने वाली संधि धुराग्र संधि का उदाहरण है। इसकी सहायता से हम अपनी गर्दन को, हम अपने सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं आसानी से घुमा सकते हैं। कब्जा संधि, इस प्रकार की संधि एक दरवाजे में लगे कब्जे की तरह होती है, आगे पीछे गति करती है। एग्जाम्पल है घुटने और कोहनी के जोड़ संधि। कोहनी में कब्जा संधि होती है जो आगे पीछे गति दर्शाती है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कौन से जॉइंट के बारे में? सरकने वाली संधि। सो इस प्रकार की संधि में अस्थियां एक दूसरे पर खिसक कर सभी दिशाओं में हल्की गति कर लेती है। उदाहरण टखने कलाइयों, कलाई की संधियां, हमारे कान के ऊपरी भाग में स्थित उपास्थि। अब बच्चों गतिविधि क्या है? एक पैमाने को अपने हाथ पर रखिए, ठीक है, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? बताइएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उपस्थिति यानी कि उपस्थि कार्टिलेज के बारे में। बच्चों खोपड़ी के कुछ अतिरिक्त अंग होते हैं, ठीक है, जो अस्थियों की तरह नहीं होते हैं, हड्डियों की तरह नहीं होते हैं। अस्थियां कठोर होती हैं। इस प्रकार हड्डियों के सिरे एक सख्त तन्य ऊतक से ढके होते हैं और यह ऊतक उपास्थि कहलाता है। उपास्थि अस्थियों के सिरों को चिकना बनाती है तथा गति के दौरान अस्थियां जो हैं अस्थियों के घर्षण को कम करती हैं। उपस्थि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में भी उपस्थित रहती है। हम अपने कान के ऊपरी भाग में तथा नाक के अगले भाग में उपस्थि को महसूस कर सकते हैं। ये भाग अस्थियों की तरह कठोर नहीं होता तथा आसानी से मुड़ सकता है, ठीक है। रोचक तत्व क्या दिया गया है? कभी कभी जब हम घायल हो जाते हैं तो डॉक्टर चोट लगने के बाद बच्चों एक्सरे कराते हैं। जब कभी हमारी हड्डियों में चोट लग जाता है तो हमारे एक्सरे होता है। यह एक्सरे यह जानने के लिए होता है कि अस्थि कहीं से टूटी तो नहीं है। इससे वास्तविक समस्या को जानने में सहायता मिलती है। बच्चों जब आप कभी आपके परिवार में किसी ना किसी ने अगर एक्सरे कभी कराया होगा तो आप देखिएगा उन्हें ऐसे एक्सरे मिलता है और इससे डॉक्टर पता कर पाते हैं कि कोई हड्डी किसी जगह से टूटी तो नहीं है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे
जंतुओं में गति, अभी तक हम मनुष्यों में गति पढ़ रहे थे, अब हम एनिमल्स में पढ़ेंगे। जंतु भोजन, जल और आश्रय की तलाश में तथा हिंसक जंतुओं से बचने के लिए चलते रहते हैं। जंतु विभिन्न प्रकार से गति करते हैं। कुछ जंतु चलते रहते हैं, कुछ बच्चों भूमि पर चलते हैं, कुछ आकाश में उड़ते हैं, कुछ जल पर तैरते हैं और कुछ रेंगते हैं तथा कुछ कूदते हैं। एक जंतु की गति का तरीका उसकी शारीरिक संरचना से जुड़ा होता है। एक्टिविटी, यू हैव टू लर्न एंड आंसर द क्वेश्चन। रीढ़ की हड्डी की अनुपस्थिति या उपस्थिति के आधार पर जंतुओं को दो समूह में वर्गीकृत किया जाता है। कशेरुकी, रीढ़ युक्त जंतु कशेरुकी कहलाते हैं। उदाहरण, मनुष्य, पक्षी, मछली, घोड़ा, गाय और सांप। आकशेरुकी रीढ़ विहीन जंतु आकशेरुकी कहलाते हैं, जैसे कि कीट है, मकड़ी है और जली मछली है। बच्चों, इनमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन होती है और आकशेरुकी में नहीं होती है। गतिविधि 3 को अच्छे से पढ़िए बच्चों और दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, उनमें मूवमेंट कैसा होता है। अधिकांश पक्षी उड़ने में सक्षम होते हैं। जमीन पर सभी पक्षी जो है वो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और उछल सकते हैं। कुछ पक्षी जैसे हंस और बतख ये जल में समान रूप से तैर भी सकते हैं। पक्षियों के अंगों के शारीरिक भाग पंखों के रूप में निर्मित होते हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। छाती की अस्थियां उड़ने वाली मांसपेशियों से युक्त होती हैं, जिसके प्रयोग से पंखों को ऊपर नीचे किया जाता है। निम्नलिखित लक्षण पक्षियों की उड़ने में सहायता करते हैं। उनकी अस्थियां खोखली होने के कारण उनका वजन हल्का होता है। पक्षियों का शरीर धारा रेखीय होता है, जिससे उन्हें हवा में उड़ने में आसानी रहती है। उनके विशेष प्रकार के पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं। और 4th पॉइंट है, उनकी छाती की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है, जो कि लंबी उड़ान के दौरान उनके पंखों को फड़फड़ाने में सहायक होती हैं। पक्षी के उड़ान के समय फरों की 2 मुख्य गतियां होती हैं। डाउन स्ट्रोक के समय पंख नीचे की ओर होते हैं और एवं गति करते हैं। पंख आवश्यक उड़ान प्राप्त करने हेतु हवा की ओर धक्का देते हैं। अप स्ट्रोक के समय पंख खुले रह जाते हैं तथा हवा उसके बीच से गुजरती है। इस प्रकार हवा उसे ऊपर नहीं ढकेलती है, इसीलिए अप स्ट्रोक में डाउन स्ट्रोक की तुलना में काफी कम प्रयास करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मछलियों में गति, मूवमेंट्स इन फिश। मछलियां कशेरुकी होती हैं, ठीक है। सभी कशेरुकी जंतु का आंतरिक कंकाल अस्थियों या उपस्थियों अथवा दोनों से बना होता है। मछलियां कहाँ रहती हैं बच्चों, हम सभी को पता है, मछली जो है वो जल की रानी है, वो जल में रहती है। मछली का जो शरीर है नाव की भांति होता है। मछली का आकार धारा रेखीय होता है। सर और पूंछ पास पास होते हैं और इनके शरीर के बीच का भाग चौड़ा होता है। इसी प्रकार का आकार जल के प्रवाह में के प्रतिरोध को कम करता है तथा इन्हें जल में तैरने में आसानी होती है। हवाई जहाज, पानी के जहाज तथा नावों के आकार भी वायु जल के प्रवाह के प्रतिरोध को कम करने की धारा रेखीय होते हैं। एक्टिविटी 4 अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, ये आप देख सकते हैं ना, ये सांप है, कितना डरावना है ना। सर्पों, सांपों में गति, मूवमेंट्स इन रेप्टाइल्स। सर्पों के अंग नहीं होते हैं, जैसे बच्चों उनके कुछ बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं, टांगे नहीं होती हैं, भुजाएं नहीं होती हैं, पंख नहीं होते हैं। ये अपने पेट के सहारे रेंगकर चलते हैं। उनका पूरा शरीर शल्कों से ढका होता है, जो कि रेंगने में उनकी सहायता करता है। सांपों में एक लंबी रीढ़ होती है। उनकी मांसपेशियां बहुत ही पतली एवं असंख्य होती हैं, जो कि एक दूसरे से दूर होते हुए भी आपस में जुड़ी रहती हैं। ये रीढ़ पसलियों और त्वचा से भी स्तंभबद्ध रहती हैं। सांप का शरीर बहुत से छल्लों के रूप में मुड़ जाता है। सांप का प्रत्येक घेरा जमीन पर दबाव डालकर इसे आगे की ओर धकेलता है और इस प्रकार इसका लंबा शरीर बहुत से घेरे बनाता है तथा प्रत्येक घेरा इसे आगे की ओर धकेलता है। सांप आगे की ओर बहुत तेजी से चलता है, लेकिन एक सरल रेखा में नहीं। अब बच्चों हम अर्थवॉर्म में मूवमेंट पढ़ेंगे। केचुआ एक अकशेरुकी
जीव है और इसका शरीर नाली की तरह लंबा होता है। आप ये देख सकते हैं बच्चों, ये केचुआ का शरीर है, इसका शरीर सॉरी नली की तरह लंबा होता है और इसके शरीर का जो आकार है, इसके शरीर के अंदर भरे हुए तरल पदार्थ के कारण बना रहता है। इसमें जो तरल पदार्थ प्रेजेंट रहते हैं, लिक्विड सब्सटेंस रहते हैं, यह बिल्कुल पानी भरे गुब्बारे की तरह होता है। इस प्रकार के कंकाल तरल कंकाल कहलाते हैं। केचुओं का शरीर विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है, जिन्हें खंड कहते हैं, और यह इन खंडों को लंबाई में बढ़ाकर और छोटा करके गति करता है। इन खंडों पर बालों जैसे नन्हे नन्हे शूक होते हैं, जो केचुओं की सतह पर पकड़ बनाने और उनके उसके शरीर को आगे खींचने में उसकी सहायता करते हैं। केचुए में हड्डियां नहीं होती, इसके शरीर में केवल मांसपेशियां होती हैं, जो कि शरीर को बढ़ाती हैं और छोटा करती हैं। गति के दौरान केचुआ अपने शरीर के पिछले भाग को जमीन पर स्थिर रखता है तथा अगले भाग को आगे की ओर बढ़ाता है। उसके बाद अगले भाग को स्थिर करके शरीर के पिछले सिरे को आगे की ओर खींचता है और इस प्रकार यह आगे की ओर थोड़ी सी दूरी चल पाता है। मांसपेशियों के प्रसार और संकुचन को दोहराकर केचुआ मिट्टी में भी गति कर सकता है और इससे शरीर से रिसने वाला एक पतला सा पदार्थ गति करने में इसकी सहायता करता है। ये बच्चों आप देख सकते हैं केचुए में गति। ठीक है। लंबवत मांसपेशियां आराम की स्थिति में, परिपत्र मांसपेशियां अनुबंध, परिपत्र मांसपेशी आराम की स्थिति में और लंबवत मांसपेशी अनुबंध। ये बच्चों सिर है और ये उसका खंड है। गतिविधि 5 है, एक्टिविटी 5 है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। घोंघे में गति। अब बच्चों स्नेल में हम गति के बारे में पढ़ेंगे। घोंघा बहुत ही धीरे धीरे चलने वाला जंतु है। केचुए की तरह घोंघे का कंकाल भी तरल होता है, लिक्विड होता है। घोंघों में कवच होता है और वे इस कवच के अंदर छुपकर गर्मी और शत्रुओं से स्वयं की रक्षा करते हैं। बच्चों ये आप देख सकते हैं ना, ये शेल है, इसमें ये क्या करते हैं, ये खुद को छिपा लेते हैं और खुद की रक्षा करते हैं। कवच बाहरी कंकाल होता है, लेकिन यह हड्डियों से नहीं बना होता है। इनमें एक जोड़ी स्पर्शक होते हैं, जिनके ऊपरी सिरों पर आंखें होती हैं। घोंघा एक पेशी अंग का प्रयोग करके गति करता है और इसके पेशी अंग पर पैर कहलाते हैं। पैर एक लिसा पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जो कि श्लेष्मा कहलाता है। घोंघा वास्तविक रूप से श्लेष्मा की परत पर रेंगता है और श्लेष्मा पैरों और जमीन के बीच के घर्षण को कम करके रेंगने के लिए चिकनी सतह प्रदान करता है। तिलचट्टा कॉकरोच में गति, मूवमेंट इन कॉकरोच। ठीक है बच्चों, ये आप कॉकरोच देख पा रहे हैं, इनका मूवमेंट कैसे होता है। तो तिलचट्टे का शरीर एक बाहरी सख्त कंकाल से ढका होता है। ये हार्ड शेल होती है बच्चों इनकी बाहर की। यह बाहरी कंकाल एक साथ जुड़ी हुई विभिन्न इकाइयों से बना होता है तथा गति करने का अवसर प्रदान करता है। तिलचट्टों में एक जोड़ी बाल एरियल होते हैं, जो वस्तुओं को सूंघने में उनकी सहायता करते हैं, और उनमें लूम का एक जोड़ा भी होता है, जो उनके पीछे होने वाले हल्की सी गति को भी पहचान सकता है तथा उन्हें अनेक पीछे होने वाले किसी भी खतरे से सचेत करता है। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। अब हम साथ में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। मानव कंकाल में बच्चों कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी मस्तिष्क की चोट से रक्षा करती है। खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। पसलियां विचित्र प्रकार से जुड़ी होती हैं। अधिकांश लोगों की पसलियों में 12 जोड़े होते हैं। और बच्चों बाकी का महत्वपूर्ण तथ्य आप अच्छे से पढ़िएगा, पाठ को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, एक बार फिर से दोहराइएगा, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।